नमस्कार, स्वदेश हार में आपका स्वागत है। शेयर बाज़ार के लिए आज आप कह सकते हैं अच्छा दिन रहा। अच्छा इसलिए रहा बिकॉज़ अमेरिकी शेयर बाज़ार में कल रात को काफ़ी गिरावट आई थी, मगर उसके मुकाबले में आप कम गिरे हैं। आज शेयर बाज़ार की जो गिरावट रिलेटिव बेसिस पे कम आई थी, उसका प्रमुख कारण था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का शेयर, जो नीचे खुला ऊपर जाकर के बंद हुआ है। इसका प्रमुख कारण था रिलायंस इंडस्ट्रीज़ ने कल एक महत्वपूर्ण घोषणा करी है। मुकेश अंबानी के सबसे बड़े बेटे आकाश अंबानी अब रिलायंस जियो के चेयरमैन बनेंगे। ये खबर नई खबर नहीं है। इसलिए नई खबर नहीं है क्योंकि 2021 दिसंबर महीने में अंबानी साहब ने कहा था दैट नई जनरेशन अब रेडी हो रही है और नई जनरेशन अब रेडी हो चुकी है, और शायद इस बात को लेकर के शेयर बाज़ार उत्साहित है। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का जो शेयर है, हम इसको एक सम ऑफ पार्ट में एनालाइज करते हैं। इसके अंदर रिफाइनिंग बिजनेस है, एनर्जी बिजनेस है, रिटेल बिजनेस है, टेलीकॉम बिजनेस है, डिजिटल बिजनेस है। तो जो शेयर बाज़ार विशेषज्ञ हैं, यह रिलायंस के डिफरेंट बिजनेसेस को वैल्यू करते हैं और एक कंबाइंड वैल्यूएशन की बात करते हैं। जियो में और जियो का जो डिजिटल बिजनेस है, लोगों का मानना है इसका जो टोटल मूल्यांकन है यह करीब करीब 750 रुपया है, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज 25 से 30% वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। एक बड़ा चेंज है। इस चेंज को लेकर के उत्साहित होना चाहिए या फिर अभी कुछ दिन और वेट एंड वॉच करना चाहिए। क्या रिलायंस अब एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक है? क्या रिलायंस एजीएम में और कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती हैं? इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ गुरमीत चड्ढा जी जुड़ रहे हैं और देवेंद्र चौकसी साहब, जो सालों से, मैं साल नहीं बोलूँगा, जो दशकों से, शायद दो डेकेड से देवेंद्र भाई रिलायंस को ट्रैक कर रहे हैं। तो देवेंद्र भाई, नई बात नहीं है कि अब फैमिली बेटन की जो लीडरशिप है वो पास ऑन हो रही है, मगर इस पुरानी खबर को लेकर क्या शेयर बाजार उत्साहित क्यों था? निकुंज, आई थिंक कोई भी खबर आती है तो शेयर बाजार के अंदर आई थिंक उसका एक प्राइस के अंदर रिफ्लेक्शन आना बहुत नेचुरल है। आई थिंक उसके ऊपर हम ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। बट एक महत्व का निर्णय हम ये देख रहे हैं कि मुकेश भाई ने रिलायंस के अंदर अपने बेटे को रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म का कारोबार सौंपा है एज ए चेयरमैन। तो इसका संकेत ये मिलता है कि आपने एक अच्छी तरह से सक्सेशन प्लानिंग सोचा है और आप सिस्टमेटिकली सक्सेशन प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। करीबन 7 साल पहले या 8 साल पहले उन्होंने आकाश अंबानी को रिलायंस जियो के अंदर इंडक्ट किया था। वहां पे उन्होंने उनको सिस्टमेटिकली कंपनी के अंदर इन्वॉल्व करना शुरू किया था और उसके बाद में आकाश अंबानी ने आई थिंक सिस्टमेटिकली एक के बाद एक आई थिंक एक्विजिशंस के अंदर अपना एक्टिव रोल प्ले किया है, अपार्ट फ्रॉम बिल्डिंग द बिजनेस इन वर्जन 1 एज आई वुड कॉल इट एज। अभी रिलायंस जो वर्जन 2 के अंदर एंटर हो रहा है, वर्जन 2 का मीनिंग ये होता है मेरे ख्याल से कि जो डिफरेंट डिफरेंट वर्टिकल्स उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाए हैं, एग्री टेक है, एड्यू टेक है, हेल्थ टेक है, मीडिया टेक है, फिनटेक है, अ, जो भी वर्टिकल्स आपने ई कॉमर्स है, जो भी वर्टिकल्स आपने बनाए हैं, ये सब वर्टिकल्स एक्चुअली आई थिंक नाउ दे आर गोइंग टू गेट इनटू द कमर्शियल स्टेज, आई थिंक फ्रॉम व्हाटएवर आई थिंक द डेवलपमेंट स्टेज इन विच दे आर। So this is going to create, I think, a larger amount of play for the company eventually. एट द सेम टाइम लगभग 14 या 15 टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स कंपनी ने अपने डेवलप किए हैं एंड दे आर गोइंग टू बी प्रोवाइडिंग दिस टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म टू द एंटरप्राइजेस, आई थिंक फॉर ड्राइविंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी ऑन द टेक्नोलॉजी फ्रंट एज वेल। तो ये तरीके से आप देखें तो जियो प्लेटफॉर्म इज बिकमिंग आई थिंक अ कंप्लीट सिस्टम प्रोवाइडर टू एनीबडी हु वुड लाइक टू बेसिकली गो इनटू द डिजिटल फॉरेन, एंड दिस इज वेयर आई थिंक दिस कंपनी इज बेसिकली आई थिंक मेकिंग ऑल सक्सेस। से फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर की हम बात करें तो हेल्थ केयर के अंदर आई थिंक यू विल बी गेटिंग द कंसल्टेंट्स आई थिंक कमिंग ऑन टू द मीडियम ऑफ जियो प्लेटफॉर्म, एंड इन टर्न आई थिंक द पेशेंट्स वुड बी गेटिंग ट्रीटेड थ्रू द यूज ऑफ आई थिंक द डिजिटल एबिलिटीज ऑफ ट्रीटमेंट। तो ये सब चीज अलॉन्ग विद आई थिंक द ऑनलाइन फार्मेसी जैसी चीज आई थिंक आगे बढ़ के आई थिंक काफी हद तक एक अच्छे ट्रांजेक्शन बेस्ड रेवेन्यू की भी संभावना रखती है। सो जियो प्लेटफॉर्म इज बेसिकली बिकमिंग आई थिंक मोर comprehensive platform compared to the mobile reach. I think it is now basically going to have a complete enterprise reach also. तो इसके हिसाब से देखें तो इसकी वैल्यूएशन आगे के समय के अंदर काफी अच्छी बननी चाहिए। ऑलरेडी करीबन 50,000 करोड़ का ईबीटा रन रेट ऑलरेडी आप अचीव कर चुके हो। तो इवेंचुअली आई थिंक दिस पर्टिकुलर कंपनी will be I think talking about closing somewhere around I think 1 lakh crore worth of EBITDA from Jio alone itself.
which will be, I think, a big thing to happen in next 3 to 3.5 years time. हम आज चर्चा कर रहे हैं रिलायंस के अंदर जो अब एक सक्सेशन प्लानिंग हो रही है। नई बात नहीं है, मगर रिलायंस का शेयर अगर आज मैं देखूं तो काफ़ी उत्साहित था। तो शेयर बाज़ार में अब क्या उत्साह हो रहा है? क्या शेयर बाज़ार में लोगों को लगने लगा है कि अब रिलायंस एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक हो जाएगा, स्प्लिट हो सकता है, आईपीओज आ सकते हैं? ये निकुंज, आई थिंक ये स्वाभाविक है, क्योंकि आप देखते हैं उनके जो इन्वेस्टर्स अभी तक कंपनी के अंदर आए हैं गए साल 2020 के अंदर, जैसे उन्होंने आई थिंक मार्की इन्वेस्टर्स को कंपनी में, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स एज वेल एज स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स को कंपनी में आप इन्वेस्टर के हिसाब से लाए और आपने कैप टेबल अच्छा बनाया, तो एक संभावित ऐसा बनता है कि अगले 3 या 4 साल के बाद आई थिंक आप उसको मोनेटाइज करो। तो आज 2020 से 2022 के अंदर आई थिंक 2 साल का जर्नी ऑलरेडी कवर हो चुकी है। मे बी अनदर 1 year फ्रॉम नाउ, एंड ऑब्वियसली आई थिंक दिस पर्टिकुलर बिजनेसेस आर गोइंग टू बी ऑन देयर ओन। आज की तारीख में पूरे बिजनेसेस को बिल्ड करना रिलायंस ने काम किया है। अगले के समय के अंदर अभी जब ये बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो ऑब्वियसली आई थिंक यू रिक्वायर द फाइनेंशियल कैपिटल, यू रिक्वायर द स्ट्रेटेजिक इनपुट, एंड दैट इज वेयर आई थिंक दे हैव सिस्टमैटिकली इनवाइटेड गुड क्वालिटी इन्वेस्टर्स। मेरा ऐसा मानना है कि अनलॉकिंग ऑफ द वैल्यूएशन, मोनेटाइजेशन ऑफ आई थिंक वैल्यू, ये दोनों चीज संभवित है आगे के समय के अंदर। कितना जल्दी कितना समय में आता है कहना थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए, बट आई थिंक वी वेट फॉर द अनाउंसमेंट टू हैपन somewhere in the AGM this time around. गुरमीत, लेट मी इनकरेज यू टू ज्वाइन इन। आपको क्या लगता है कि रिलायंस अब कुछ समय के लिए एक स्पेशल सिचुएशन स्टॉक हो जाएगा, स्प्लिट हो सकता है बिजनेस, आईपीओज आ सकते हैं, काफ़ी ज़बरदस्त अनलॉकिंग होगी? बिकॉज रिलायंस गुरमीत अभी एक होल्डिंग कंपनी है, जब उसमें वैल्यू अनलॉक होगी तो ज़बरदस्त अनलॉकिंग होगी। निकुंज, रिलायंस में अगर आप देखेंगे तो जैसे देवेंद्र सर ने भी बोला कि 3 लीवर्स हैं। पहला लीवर तो बिजनेस परफॉर्मेंस है। आप देखिए पिछले साल उन्होंने $100 बिलियन का रेवेन्यू किया FY22 में। सेकंड, अगर आप वो रेवेन्यू मिक्स देखेंगे तो 35% जो आया वो न्यू एज बिजनेसेस से आया और EBIT 40% न्यू एज बिजनेस से आया। तो एक तरीके का टर्न अराउंड है, जिसे आप बोलते हैं, हम माइग्रेशन बोलते हैं ब्रिक और मोटार से न्यू एज बिजनेस का। तीसरा, एक रिफाइनिंग एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। आप स्पॉट पे हमने देखा कि जो रिफाइनिंग मार्जिन थे $30 भी गया, अभी थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, तो लोग बोल रहे हैं कि इस साल रिलायंस $22-25 पर बैरल का रिफाइनिंग मार्जिन रख सकता है, जो शायद ट्रांसलेट करेगा 80-85 हज़ार करोड़ एबिटा को। तो एक अर्निंग परफॉर्मेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है। दूसरा जो मुझे लगता है, एक जो रिलायंस के बाकी इनिशिएटिव्स हैं, जो जिस पर आप वैल्यू अनलॉकिंग की बात करते हैं, जैसे न्यू एनर्जी बिजनेस है, करीबन 11 एक्विजिशंस करे हैं, जिसमें से कुछ एक्विजिशन बहुत अच्छे किए हैं, जैसे एमरी है, फ्लेक्सीवैफे है, कुछ उसके अलावा $10 बिलियन का कैपेक्स है। तो मुझे लगता है ये काफी वैल्यू एक्टिव होने वाला है। तो कुछ स्टेज पे, इनफैक्ट मैं एजीएम का वेट करूंगा, मुझे लगता है कि कुछ समय में, जैसे हमने बाकी कंपनीज में देखा है, चाहे वो टाटा हो या अदानी हो, एनर्जी बिजनेस में भी कोई ना कोई मोनेटाइजेशन होगा, एसेट मोनेटाइजेशन का, जो जियो प्लेटफॉर्म और रिटेल वेंचर्स में हुआ है। तो उससे जब क्या होता है कि जब आपके न्यू एज बिजनेसेस में एक तो आपका परफॉर्मेंस बढ़ता है, दूसरा आपका पी रेटिंग होता है। अगर आप रिलायंस को 5-6 साल बाद पहले देखेंगे, जब प्योर रिफाइनर और पेट्रोकेमिकल बिजनेस था, तो 7 से 8 गुना मिलता था EV बाय एबिटा। लेकिन अब अगर आप कंपोजिशन देखेंगे, तो जब वैल्यू क्रिएटिव करते हैं, जब आप डाइवर्सिफाई करते हैं, तो एक थोड़ा सा री रेटिंग भी होता है। तो मेरे हिसाब से ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं, कुछ प्राइस में है, मुझे ऐसा लगता है। तो हमें मेरा हमेशा मानना है कि मार्केट को थोड़ा बहुत पता होता है, अगर पूरा नहीं पता होता है तो इमीडिएट ट्रिगर एकदम से नहीं देखना चाहिए, इसको थोड़ा लॉन्ग टर्म लेना चाहिए। बट मैं अग्री करता हूँ जो देवेंद्र भाई ने भी बोला, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, रेवेन्यू भी, अर्निंग भी बढ़ेगा, वैल्यू अनलॉकिंग भी होगी, और थोड़ा सा, जैसे मैं कहता हूँ, कि री रेटिंग भी होगी। तो गुरमीत जी, अगर 3 साल तक कोई रिलायंस का शेयर कस के पकड़ता है, क्रूड की चिंता नहीं करता है, फेड की चिंता नहीं करता है, और युद्ध की चिंता नहीं करता है जो यूक्रेन और रशिया में हो रहा है, कितना इसमें मुनाफा हो सकता है? क्या ये शेयर 3 साल में सम ऑफ पार्ट्स 50-60% की तेजी आ सकती है? निकुंज, एग्जैक्टली कहना मुश्किल है, लेकिन अगर मैं आपको ब्रेक करके बताऊं तीनों बिजनेस का, मुझे लगता है जो रिटेल बिजनेस है वो 25 से 30% ग्रो कर सकता है। 12,000 के आसपास स्टोर है। आप देखिए FY17 से FY22 में उसका टर्नओवर 5x हुआ है। जियो अगर आप देखेंगे तो ग्रॉस मार्जिन लगभग 50% क्रॉस किया। हमने देखा आरपू में 21% का जंप आया है। रिफाइनिंग बिजनेस ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 3 साल का व्यू देना मुश्किल है, बट ऐसा लगता है कि अगले 3-4 क्वार्टर नियर टर्म के बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो टॉप लाइन और बॉटम लाइन है वो 20% के आसपास
ग्रो कर सकता है, काफी अच्छा चांस है उस रेंज में प्लस माइनस 2-3%। और अगर रेवेन्यू और अर्निंग बढ़ रहा है तो लॉन्ग रन में हमने देखा है 3-4-5 साल में मार्केट अप्रिसिएशन होना चाहिए। थोड़ा और बेटर हो सकता है अगर, जैसा मैंने बोला, थोड़ा और री-रेटिंग होता है स्टॉक्स का, सेपरेट लिस्टिंग होती है बिजनेस की, तो प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे लगते हैं 4-5 साल के हिसाब से। देवेंद्र, आखिरी सवाल आपसे, 3 साल के लिए अगर कोई रिलायंस के शेयर को आज की करंट अवतार में अगर पकड़ के रखता है तो क्या रिटर्न एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए? आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ निकुंज की, आई थिंक जो हिसाब से कंपनी का कारोबार ग्रो होते जा रहा है, करीबन आई थिंक 25% CAGR आई थिंक पकड़ के चलना चाहिए एज फार एज आई थिंक योर रिटर्न इज कंसर्न इन रिलायंस स्टॉक। दैट मीन्स कि एवरी 4 साल के अंदर करीबन ये आपको लिटिल लेस देन 4 years टाइम आई थिंक स्टॉक शुड गेट डबल फ्रॉम द करंट लेवल्स गिवन द काइंड ऑफ प्रोग्राम दैट दे आर एग्जीक्यूटिंग। जैसे आज की तारीख में हम देखें तो रिटेल का कारोबार है और कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस जियो प्लेटफॉर्म के अंदर है। तो ये जो कारोबार पकड़ के चलते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि अगले 2 साल के अंदर I think this entire business is EBITDA will probably overtake the EBITDA of oil to consumer O2C business. So ये एक चीज के ऊपर आई थिंक मुझे आई थिंक ज्यादा कन्विक्शन है। सेकंड थिंग मैंने देखा है कि आई थिंक जब भी आप कंज्यूमर फेसिंग बिजनेस को इतने प्रॉफिटेबल लेवल पे बनाते हो तो उसके अंदर ग्रोथ बहुत नेचुरली बनते जा रहा है, क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी के अंदर आई थिंक ग्रोथ की इक्वेशन काफी स्ट्रांग बने हैं, तो कंज्यूमर बिजनेस ग्रोथ बहुत नेचुरली बनेगा। मैं ऐसा समझ कर लेता हूँ कि जियो के अंदर करीबन अगले 5 साल का रोड मैप हम देखें तो बहुत कन्विंसिंगली मुझे लग रहा है कि आई थिंक इट विल बी इजीली ग्रोइंग एट द रेट ऑफ अराउंड 25 to 30% on a CAGR basis I think in next 5 years time. So that is very very clear and that should get reflected into the stock price. So इन्वेस्टर के लिए मैंने बहुत सिंपल फॉर्मूला रखा है कि आप 10 साल के लिए रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो, क्योंकि 10 साल के अंदर आई थिंक इवन द न्यू एनर्जी बिजनेस का भी आई थिंक समावेश आ जाएगा। आप 10 साल के लिए रिलायंस के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको करीबन 25% CAGR रिटर्न मिलना चाहिए। ये अलग अलग बिजनेस को हम ध्यान में रखते हैं तो इस हिसाब से देखें तो शायद इतना रिटर्न आपको मिलना चाहिए। दैट इज आई थिंक अ वेरी हैंडसम प्रपोजिशन, क्योंकि एक सिंपल मैथ के हिसाब से देखो तो 100 रुपये का इन्वेस्टमेंट आप आज की तारीख में करते हो, 25% के हिसाब से आपको कंपाउंड करना है तो करीबन आपको 1100 रुपये के आसपास का एक 100 रुपये का वैल्यू मिलता है। आई थिंक दिस इज अ फैंटास्टिक रिटर्न दैट यू कैन बेसिकली अबाउट इन 10 years टाइम। और मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगा, रिलायंस एक डिस्कवर्ड स्टॉक है। रिलायंस इस समय ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर नहीं है। रिलायंस एक इंस्टीट्यूशनल डोमिनेटेड स्टॉक है और कोई बड़ा शेयर अगर 3 साल में डबल हो जाता है तो जो कैगर रिटर्न है वो 20% से ज़्यादा है। इसके अंदर आपको डिविडेंड भी मिलेगा। तो हमारे पैनलिस्ट का यह मानना है कि रिलायंस में आप बने रहिए, ये लंबी रेस का घोड़ा है। कंपनी में इनोवेशंस आ रहे हैं, नए नए बिज़नेस क्रिएट हो रहे हैं, नए नए इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, AGM आने वाली है। तो इस बार भी उम्मीद है कि हर बार की तरह AGM में हमें कुछ खास सुनने को मिलेगा। देवेंद्र गुरमीत भाई, बहुत बहुत शुक्रिया इटीना स्वदेश के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू।